माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर्यावरण अध्ययन का। सुबह मैंने आपको टेलीग्राम बॉक्स में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी थी इन क्वेश्चंस की, आपने सोल्व कर लिए होंगे। तो चलिए अब बारी आती है इनका पूरा सॉल्यूशन करने की। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और अगर आप वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 121, क्वेश्चन नंबर 121 पर्यावरण अध्ययन का। फटाफट आप इसके आंसर्स मेरे साथ देते हुए चलिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो मैं हूं उसके लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख एक समान चाल को निरूपित करता है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 4 डायग्राम दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम एक समान चाल को निरूपित करता है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 ये वाला डायग्राम दिया गया है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हुआ है कि समय के साथ साथ क्या हुआ है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, दूरी भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, यानी ये इधर जा रही है रेखा, तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे समय बढ़ रहा है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि एक समान चाल निरूपित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो डायग्राम है ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी या विकल्प ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी सदैव प्रयोगात्मक कार्यों में रुचि दिखाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे डैश के माध्यम से सीखते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, या योगात्मक चिंतन के माध्यम से सीखते हैं, अभिसारी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन से सीखते हैं। चलिए बताइए इसका सही जवाब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आपके पास में 5 सेकंड का समय है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना बिल्कुल मत भूलो, नीचे बताइए जल्दी। ओके, हाँ जी, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी इसका बताया है बिल्कुल सही है। अपसारी चिंतन में करके सीखने या व्यवहारिक ज्ञान पर क्या होता है, अधिक बल दिया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सृजनात्मक बालक जो है वो कार्यों में रुचि लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपसारी चिंतन के माध्यम से करके सीखने पर बल दिया जाता है। ओके, क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 122 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसका भी ऑप्शन नंबर डी। 123 की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि कहानी सपेरों की ये प्रकरण है। इसको पढ़ाते समय शिक्षक सांपों के संदर्भ में कुछ कथन निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत करता है। ठीक है, कौन से कथन हैं देखते हैं। उनमें से आपको बताना होगा कि कौन सा कथन बिल्कुल सही है, और पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपने ये सब चीजें पढ़ी होगी। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। क्या ये कथन सही है? इन 4 जहरीले सांपों के नाम हैं नाग, करेत, दुबोइया तथा अफ्राई। या फिर ऑप्शन नंबर 3 क्या है कि सांप के कटे की दवाई सीरम जो है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इनमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपको बताना है। तो दोस्तों ये सभी के सभी बातें जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, क्योंकि सांप के काटने की दवाई भी सांप के ही जहर से या फिर उसी से बनाई जाती है, और 4 तरह की प्रजाति ही हमारे देश में सांपों की पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। लॉक करें। ओके, क्लियर हुआ आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 पूछा क्या गया है आपसे। चलिए देखते हैं कि नीचे दिए गए आरेख में क्या बताना है आपको। कौन सा अक्सर एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, कौन सा एक ऐसा कारक है जो कि इन तीनों को प्रभावित करता है। इनमें आपको बताना है कि A, B, C, D इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि तीनों को प्रभावित करता है। ग्रह की स्वच्छता को भी, और सूर्य का भ्रमण चक्र को भी, और वायु की दिशा को भी। कौन सा ऐसा कारक है जो कि तीनों को प्रभावित करने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का आरेख बनाया हुआ है। तो एक ही कारक ऐसा है जो कि तीनों को प्रभावित करता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है डी। ओके, क्लियर हुआ। तो इसीलिए इसका 124 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लॉक कर दीजिए। चलिए
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि की मात्रा बढ़ाई जा रही है। इन गैसों के ऊपरी वायुमंडल में एकत्र होने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार गैसों को क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, ग्रीन हाउस गैस इन्हें बोलेंगे हम, हल्की गैसें बोलेंगे, या भारी गैसें, या फिर प्राकृतिक गैसें इन्हें हम बोलेंगे। बताइए, 5 सेकंड का समय आपके पास है, कौन सा होगा सही जवाब आपको चुनना होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 125 का सही जवाब आपको बताना है। इन्हें हम बोलेंगे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो आदि जो गैस होती है ये क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। इन गैसों के ऊपरी वायुमंडल में एकत्र होने से पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है उसमें, और जलवायु में परिवर्तन होने लगता है। यही इसका कारण है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात करिए क्वेश्चन नंबर 126। दोस्तों आपको समझ आ रही है ना सभी क्वेश्चंस? आप दे पा रहे हैं इनके उत्तर? ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, पौधों तथा जंतुओं में सहस्रों वर्ष तक जमा होने और विघटन के फलस्वरूप प्राप्त अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं, जैसे कोयला, तेल तथा प्राकृतिक गैसें। इन पदार्थों को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने के कारण इन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके क्वेश्चन में ही दोस्तों इसका आंसर छिपा हुआ है। कैसे? चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इसके ऑप्शंस है। क्या है? जीवाश्म ईंधन, या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। देखो साथ साथ में आपको पता चल रहा है कि एलपीजी को क्या बोलते हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़ा कीजिए पूरा क्वेश्चन। आपको 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ आपको अभी पिछले क्वेश्चन में पता चला कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती है, तो इसीलिए हर चीज़ को बिल्कुल सतर्कता के साथ पढ़िए। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी, और फिर ऑप्शन नंबर 4 बायोगैस। तो कौन सा होगा इसमें सही जवाब? अब बात की गई है जब जीवाश्म ईंधन की, तो वही होगा इसका सही जवाब, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ आपको? तो जीवाश्म ईंधन इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 क्या है? चलिए देखते हैं। एक शिक्षक जो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहार में लाता है उसे क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। शिक्षण व्यवसाय में गर्व की अनुभूति होती है उसको, जो शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहार में लाता है उसे शिक्षण व्यवसाय में गर्व की अनुभूति होती है, या फिर प्रश्नों के त्वरित तैयार किए गए समाधान प्रस्तुत करता है, या फिर बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल अपनी शिक्षण विधि को समायोजित करता है, या फिर अधिगम सिद्धांतों में तुलना करता है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 127 का क्या होगा सही जवाब। 5 सेकंड का समय आपके पास है, आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं। ओके, तो एक बार नजर डालिए ऑप्शन नंबर सी पर। क्या लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षक निरंतर मूल्यांकन कर प्रगति की जांच करते हुए बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल अपनी शिक्षा विधि को समायोजित करता है, यानी जिस विधि की ज़रूरत होती है बच्चे को ज़्यादा समझाने के लिए उसी विधि को ही क्या करता है? अपने व्यवहार में लाता है, उसको समझाने के लिए। ओके, तो कौन सा होगा इसका सही जवाब? 127 का होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। क्या है आपके सामने क्वेश्चन कि एक छात्रों को प्रभावी ढंग से सूचनाएं संप्रेषित करने का एक माध्यम है। क्या माध्यम है? छात्रों को सूचनाएं संप्रेषित करने का बेहतर माध्यम, यानी सबसे अच्छा ढूंढना है आपको इन चारों में से। चार्ट के थ्रू, मानचित्र के माध्यम से, या फिर ध्वनि युक्त फिल्म प्रोजेक्टर यानी जब प्रोजेक्टर चलाते हैं उसके माध्यम से, या फिर मौखिक उदाहरण एवं व्याख्या से, या फिर श्यामपट प्रस्तुतिकरण से। तो कौन सा होगा सबसे प्रभावी ढंग, आपको यही बताना है। सो दोस्तों, श्यामपट का प्रयोग करना सबसे प्रभावी ढंग माना जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि साथ साथ बच्चों को दिखता भी है, यानी शो भी होता है कि क्या हम उसे पढ़ाना चाहते हैं, और उसमें हम बोल भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 128 का होगा डी, यानी श्यामपट। श्यामपट सबसे प्रभावी ढंग होता है
बच्चे को समझाने का। ओके, चलिए, इसीलिए ज़्यादा महत्व दिया जाता है शामपट को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 क्या है कि मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है पहला, यह शरीर में विद्यमान ऑक्सीजन के साथ संयोग करके CO2 से बनती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है, यह ऊतकों से उपस्थित कार्बनिक द्रव्य को अपचयित करती है, या फिर यह रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त के ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देती है, यह रक्त को सुखा देती है। तो इनमें से कौन सा होगा सही जवाब? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण क्यों मृत्यु होती है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है। क्यों है? क्योंकि यह रक्त के जो हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को जो है ऑक्सीजन अवशोषित करने की जो क्रिया होती है उसको अयोग्य बना देती है, यानी वो वर्क नहीं कर पाती, ऑक्सीजन को नहीं अवशोषित कर पाती। तो इसीलिए क्या होता है कि किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है। इसीलिए 129 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130। पूछा गया है एक अध्यापक जिसकी शिक्षण में अभिरुचि विकसित हो गई है वह क्या करेगा? डैश, आगे चार ऑप्शन है आपके सामने, सही जवाब चुनना होगा। बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है, या फिर विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की तुलना करता है, या फिर पारंपरिक नियमों से प्रभावित नहीं होता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 बालकों के साथ प्रभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाता है। तो कौन सा होगा अभिरुचि विकसित करने का कारक इनमें से? चलिए, तो सबसे पहला ऑप्शन देख सकते हैं आप, इसमें क्या बात की गई है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि का होना प्रमुख कारक है। यदि अध्यापक की शिक्षण में अभिरुचि विकसित हो गई है तो वह बच्चों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन कर पाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। ओके, 130 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं 131 क्वेश्चन नंबर। क्या पूछा गया है आपसे? ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है कि रीता कक्षा 4 की विद्यार्थी है, पर्यावरण अध्ययन में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है जबकि अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि काफ़ी अच्छी है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, ऑप्शन पढ़िए और जवाब दीजिए। लड़कियां पर्यावरण अध्ययन में कमज़ोर होती है, क्या ऐसा सही है? मुझे तो नहीं लगता। आगे बात करते हैं, लड़कियों के लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक विषय नहीं है इसीलिए उसके कम मार्क्स आते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए अधिक बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की नवीन विधियों में कुछ समस्या है इसीलिए उसकी क्या है मार्क्स कम आ रहे हैं। तो यही इसका सही जवाब होगा कि पर्यावरण अध्ययन को छोड़कर अन्य सभी में तो अच्छे स्कोर कर पा रही है, यानी उसका माइंडसेट तो ठीक है। तो नवीन विधि यूज़ करनी चाहिए किसमें? पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132। देखते हैं पूछा क्या गया है कि शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग कैसे किया जाता है? चार ऑप्शन है, देखते हैं। शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है पाठ्य सामग्री का प्रयोग, या फिर शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, या शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, या फिर शिक्षण में सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? 5 सेकंड का समय दोस्तों आपके पास है, आपको फटाफट से आंसर देना होगा। तो इसका सही जवाब होगा कि पाठ्यक्रम छात्रों के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग करने से शिक्षण को रोचक, प्रभावशाली बनाया जा सकता है, इसीलिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्या पूछा गया है आपसे कि यदि कक्षा के बालक को गृह कार्य दिया जाता है तो इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है ना, अगर घर के लिए काम दिया जा रहा है बच्चों को तो उसका उद्देश्य क्या होगा? बालकों को दंड देने के लिए कि अगर बालकों को दंड देना है तो उनको होमवर्क दे दो, क्या कुछ ऐसा है? नहीं।
ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए, या विद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, या बालकों को घर में व्यस्त रखने के लिए। आप बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। थोड़ा सोचने वाली बात है कि क्या हो सकता है इसका सही जवाब, बताइए, अपना ऑप्शन बताइए आप कमेंट बॉक्स में। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है, वेरी गुड। गृह कार्य से बालक क्या होता है, विद्यालय में सीखी गई सामग्री को घर में दोबारा दोहराता है, तो इससे क्या होता है कि उसका अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए ही दिया जाता है गृह कार्य, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात करते हैं 134 क्वेश्चन की। पूछा क्या गया है कि शिक्षार्थियों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन है। आपने क्वेश्चन दोस्तों अगर आपने मैच कर लिए है टेलीग्राम से क्वेश्चंस को पढ़ करके पीडीएफ, तो आप मैच कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या है, शिक्षार्थियों में बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों का विकास करना, या फिर सीखने की प्रक्रिया में रटकर सीखने पर बल देना, या अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित कार्यकलाप बनाना, या शिक्षार्थियों द्वारा सीखने हेतु उपयुक्त परिवेश का निर्माण करना। कौन सा होगा इसमें सही जवाब, बताइए आप अपना आंसर। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जिसने बताया है, वेरी गुड, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, लगे रहिए, कोई आपको नहीं रोक सकता है अगर आप इस तरह से सारे क्वेश्चंस के सही जवाब दे रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षार्थियों में क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, उनमें बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों का विकास करता है, प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित क्रियाकलाप बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्या पूछा जाता है आपसे कि एक शिक्षक कक्ष में शिक्षार्थियों को खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के कुछ उद्देश्य निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत करता है। क्या उद्देश्य देता है वो देखिए आप। पहला है फल एवं सब्जियों को बेमौसम उपलब्ध कराना, या खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व, रंग एवं स्वरूप को बनाए रखना, या खाद्य पदार्थों को जीवाणु और रासायनिक तत्वों से होने वाले नुकसान को रोकना। क्या होगा इसमें सही जवाब, बताइए। प्रशिक्षण के लिए कौन सा उद्देश्य इनमें से दिया जाता है वही आपको बताना है। वेरी गुड, जिसने भी ऑप्शन नंबर 4 बताया है बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि खाद्य पदार्थों के परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है उन्हें जीवाणु और रासायनिक तत्वों के होने वाले नुकसान से बचाकर उन्हें पोषक तत्व और उनके रंग एवं स्वस्थ बनाए रखना, उनके फल एवं सब्जियों को बेमौसम उपलब्ध कराना, ठीक है दोस्तों। तो इसका जवाब होगा ये सभी उद्देश्य उन्हें देने होते हैं जब उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की। पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के अंतर्गत इंटीग्रेशन से तात्पर्य है, यानी इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है यही आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में। देखिए ऑप्शन 4 आपके सामने है। एक प्रकरण को पढ़ाने हेतु विभिन्न विषयों की सहायता लेना, या फिर प्रत्येक शिक्षार्थी को स्वयं गति से उन्नति करने के अवसर देना, या विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का संयोजन करना, या अनेक विषयों को एक दीर्घ अवधि वाले कालांश में व्यवस्थित करना। इनमें से कौन सा होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन वही आपको बताना है। तो दोस्तों सामान्यतः क्या होता है कि इंटीग्रेशन का अर्थ होता है एकीकरण, ठीक है ना। एकीकरण यानी एक विषय को दूसरे के साथ अंतर संबंधित करना, यानी उनके बीच में रिलेशन स्थापित करना, है ना। तो ये होता है इंटीग्रेशन का मतलब। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 136 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137। देखते हैं क्या होगा। प्राय शिक्षा शास्त्री इस तथ्य से सहमत प्रतीत होते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण एवं पुनर्शिक्षण किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए वो भी बताया गया है। इनमें से कौन सा सही जवाब होगा वो आपको चुनना है। पहला है शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के द्वारा, या फिर शैक्षिक व्यवसाय से संबंधित सभी व्यक्तियों द्वारा, या फिर शिक्षकों एवं प्रशासकों के द्वारा, इन सभी के पारस्परिक सहयोग के द्वारा। कौन सा होगा इसमें सही जवाब, आपको वही चुनना है। ओके फ्रेंड्स,
सो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इन सभी की ज़रूरत पड़ती है पाठ्यक्रम के निर्माण में, पुनर्निरीक्षण में। शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षक व्यवसाय से संबंधित जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सभी का सहयोग इसमें चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138। देखते हैं क्या पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में तकनीक का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है जिससे कि ऑप्शन है आपके पास में मानक सामग्री का विस्तृत एवं प्रभावी प्रसार हो सके, या शिक्षार्थियों को आधुनिक तकनीकों से पर्यावरण शिक्षा हेतु प्रेरित किया जाए, या फिर पर्यावरण शिक्षा सार्वभौमिक बने और उच्च मानदंड प्राप्त किए जा सके, या फिर ऑप्शन नंबर 4 होगा कि सीमित अंतर्वैयक्तिक संपर्कों के कारण प्राध्यापन की गुणवत्ता से वृद्धि हो सके। तो इसलिए आपको इन चारों में से एक सही ऑप्शन चुनना है, ठीक है ना। बताइए फटाफट से अपना आंसर दीजिए फ्रेंड्स। वेरी गुड, जिसने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पर्यावरण शिक्षण को सार्वभौमिक बनाने के लिए उच्च मानदंड की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए क्या होता है कि तकनीक का प्रयोग किया जाना बिल्कुल आवश्यक है। तो इसीलिए 138 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 139। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 139 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति श्रेष्ठ कक्षीय अनुशासन की घोतक है, यानी श्रेष्ठ कक्षा कब मानते हैं। ऑप्शन है आदेश, मान्यता एवं शांति, जिसका कक्षा में अवलोकन किया जा सकता है तब उसे, इन सब चीज़ों का अवलोकन करके तब उसे श्रेष्ठ कक्षा कहेंगे, या कक्षा में अधिगम की उन्नत गतिविधि को देखकर उसे श्रेष्ठ कहेंगे आप, या फिर कक्षा में अपेक्षित सहयोग एवं समूह भावना को देखकर उसको श्रेष्ठ बताएंगे, या कक्षा में विद्यार्थी का संपूर्ण विकास हो रहा है उसको देख करके आप कक्षा को श्रेष्ठ कक्षीय अनुशासन घोतक करेंगे। आपको यही बताना है। तो दोस्तों बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कक्षा में अधिगम की उन्नत गतिविधियों को ही देख करके क्या है किसी भी कक्षा को श्रेष्ठ कक्षीय अनुशासन को घोतक किया जाता है। ओके, तो कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की। क्या पूछा गया है आपसे कि एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, कैसे। चार ऑप्शन आपके सामने है, एक चुनना होगा आपको। विद्यालय द्वारा विद्यार्थी का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन, या विद्यालय द्वारा संगठित विद्यार्थियों का अनुभव, या फिर शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियाँ, या फिर विद्यार्थियों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री। कौन सा होगा इसमें सही जवाब आपको चुनना है। दोस्तों टेस्ट पूरा लगाइए, क्योंकि हो सकता है कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आ जाए और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए दोस्तों जिसका जवाब आपको ना पता हो, क्योंकि अगर एक नंबर से भी रह जाते हैं तो उसका दुख बहुत होता है, ठीक है। अपनी तैयारी बिल्कुल लगातार करते रहिए, और प्रैक्टिस सेट से अच्छा कोई और तरीका आपके पास नहीं है फिलहाल रिवीजन करने का, अपने आप एक्यूरेसी को बढ़ाने का। ओके, सो 140 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों का उद्देश्य विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम एवं विद्यालय की चारित्रिक भावना को उन्नत बनाना होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 के बारे में। देखते हैं क्या पूछा गया है। क्या है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो विटामिन ए की कमी से होता है, यानी आपको चुनना है कि इनमें से कौन कौन से रोग ऐसे हैं जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, रतौंधी और बेरी, क्या ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के नाम है। ऑप्शन बी देखिए, स्कर्वी, जीरोपैलेथीमिया, क्या ये है, या क्वाशियोरकोर, रतौंधी या रतौंधी जीरोप्लेथेमिया। इसमें से कौन सा होगा सही जवाब, आपको वही चुनना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 141 का कौन सा होगा, ऑप्शन 4, यानी विटामिन ए में कौन कौन से स्रोत मिलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, रतौंधी और जीरोपैलेथेमिया, ठीक है।
ये इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको पता तो होगा ही कि विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है और ये क्या करता है, शरीर की वृद्धि होने में मदद करता है। इसके कारण क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाती है और जीरोपैलेथेमिया ये रोग हो जाते हैं विटामिन ए की कमी के कारण। और कौन कौन से ऐसे आप कह सकते हैं कि आहार है या फूड्स है जो आपको लेने चाहिए विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए, तो वो होती है हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मछली का यकृत का तेल और अंडे। इस तरह के जो स्रोत होते हैं ये विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस तरह की कोई ट्रिक चाहते हैं कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी इनके मुख्य स्रोत क्या है, कौन सी बीमारी इनसे होती है, अगर आप ट्रिक के थ्रू याद करना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में या फिर आई बटन में आपको यहाँ पे ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी। ओके, आप देख सकते हैं, एक बार में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 के बारे में। क्या पूछा गया है आपसे कि सरिता अपनी कक्षा में पेट्रोलियम की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित रूप से करती है। कैसे, ऑप्शन देखते हैं। यह केवल समुद्र तल के नीचे पाया जाता है, पेट्रोलियम की बात चल रही है, उसने बताया कि पेट्रोलियम जो है केवल समुद्र तल के नीचे पाया जाता है। यह बिना गंध वाला गाढ़ा द्रव है, यह बदबूदार तथा गाढ़ा द्रव होता है, यह गहरे रंग का होता है। तो इनमें से आपको सही जवाब बताना है, 5 सेकंड का समय आपके पास है। ठीक है, सही ऑप्शन आपको इसमें से चुनना है। दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब यही है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम की अवधारणा की जो प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है वो यह है कि बहुत ही गाढ़ा द्रव होता है और बदबूदार होता है, गहरे रंग का होता है। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 143 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश के अलावा अन्य सभी बालक के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में शामिल है। क्या है शामिल? ऑप्शन देखिए आप, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, पौष्टिकता की गुणवत्ता या बालक का सामाजिक स्तर या फिर खाली सामाजिक सहयोग। तो इनमें से कौन सा होगा सही जवाब? सो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी बालकों के विकास को आकार देने वाले जो कारक माने जाते हैं वो शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, बालक का सामाजिक स्तर एवं सामाजिक सहयोग शामिल है इसमें, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 144। आपके क्वेश्चन लगभग खत्म होने वाले हैं तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। क्या है क्वेश्चन? केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है? यही आपको चुनना है, कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना, नहीं देख के चलना है क्वेश्चन में, बिल्कुल ध्यान से। चलिए इसका आंसर दीजिए, 5 सेकंड का समय आपके पास है। ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थियों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, या शिक्षार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाने की छूट देना, या शिक्षार्थियों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग करना, या फिर शिक्षार्थियों के निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी ये इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं है? क्योंकि विद्यालय जो मूल्यांकन किया जाता है दिशा निर्देश के उद्देश्य से शिक्षार्थियों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, उनके लिए निदान एवं उपचार का साधन की व्यवस्था करना एवं शिक्षार्थियों की प्रवीणता उदाहरण करने के लिए के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग आदि होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसीलिए चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्या पूछा गया है कि विद्यालय में यदि शिक्षार्थियों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है और आप शिक्षार्थियों को क्या निर्देश देंगे? ठीक है, डैश है इसके सामने, आपको इससे फिल करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि भाषण के लिए वह कहाँ से सामग्री ले, इसका मार्गदर्शन करेंगे, या भाषण का अभ्यास कराएंगे, या भाषण लिखने की विधि बताएंगे, या भाषण लिख कर ही दे देंगे। तो अगर आप शिक्षार्थी है तो आप किस तरह से इससे रेस्पॉन्स करेंगे वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या करना है आपको? विद्यालय में वाद विवाद की अगर प्रतियोगिता होने वाली है तो उनका मार्गदर्शन करना है कि शिक्षण सामग्री यानी भाषण के लिए वो किस किस तरह से मैटर ले सकते हैं, कहाँ से उठा सकते हैं, साइट्स का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ। तो आपने क्या करना है? उनका मार्गदर्शन करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146।
देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे कि विद्यालय में आयोजित किए जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है। आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सही जवाब देना होगा। ऑप्शन देखते हैं। पहला, इनमें विद्यालय में पठन पाठन में बाधा पड़ती है, ऐसा कुछ है, नहीं लगता मुझे तो। आगे बात करते हैं, ये भी शिक्षा के आवश्यक अंग है, या इनमें शिक्षार्थियों एवं शिक्षक का मनोरंजन होता है, या इनसे शिक्षार्थियों में सहभागिता और सामाजिक गुणों का विकास होता है। ये आपको बताना है। फटाफट से बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। बिल्कुल सही जवाब अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि पाठ्यक्रम गतिविधि से क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है। और विद्यालय में आयोजित की जाती है विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं से शिक्षार्थियों के सहभागिता और उनके सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है बिल्कुल सही। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147। देखते हैं क्या पूछा जाता है आपसे इस क्वेश्चन में। क्या है, भारत में अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र डैश से घिरे हुए हैं, किससे। ऑप्शन, घने जंगलों से, नदियों एवं झीलों से, या मानवीय बस्तियों से, या फिर पर्वतों एवं पहाड़ों से। तो आपको चुनना होगा सही जवाब, किससे घिरे हुए हैं अधिकांश वन्य संरक्षित क्षेत्र, बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं। इसीलिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि जिनमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान रखे गए थे, क्योंकि आसपास मानवीय बस्ती होती है तो उन्हें हानि पहुंचाते हैं, इसीलिए 1972 में ये एक्ट लागू किया गया था। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं पूर्णतः ग्रामीण आवासों से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके पास है। कृषि, बहुमंजिला कंक्रीट की इमारत, या फिर साधारण जीवन निरीक्षक, हरियाली, भीड़ बस्तियां, बहुमंजिला इमारतें, या कृषि संयुक्त परिवार, अंधविश्वास, अच्छी हवा, या हरियाली, रोजगार के अवसर, बस्तियां, अंधविश्वास। तो बताइए आपको ग्रामीण आवासों से संबंधित इनमें से कौन सी विशेषता है, ये आपको बताना है। तो जैसे आपने देखा ऑप्शन नंबर सी में क्या बताया गया था कि ग्रामीण आवास की कौन सी विशेषताएं होती है, आपको चुनना है ना। तो व्यवसाय के रूप में कृषि होती है, वहाँ पे हरियाली बहुत होती है, हवा भी अच्छी गुणवत्ता की होती है, और संयुक्त परिवार प्रणाली होती है। जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, निरक्षरता, ये सभी क्या होती है, विशेषताएं होती है ओके ग्रामीण क्षेत्रों की। अब बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा पूछा गया आपसे 149 कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा के बंजर हो जाने का प्रमुख कारकों में से नहीं है। आपको नहीं है पे बिल्कुल ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं तो गलत हो जाता है। ऑप्शन है, एक ही तरह की फसल को बार बार उगाना, क्या ये बंजर होने का प्रमुख कारण नहीं है, नहीं चुनना है। ज़्यादा मात्रा में रसायनों का उपयोग करना, या खेतों में बड़े ठोस अपशिष्टों को हटाना, या खेतों में सिंचाई व्यवस्थित रूप से न करना सिंचाई की। तो इनमें से कौन सा कारण नहीं है बंजर होने का, वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपने देखा जैसे ऑप्शन नंबर सी है कि खेतों में एक ही फसल बार बार उगाना और रसायनों का उपयोग करना, सिंचाई व्यवस्था नहीं करना, ये क्या होते हैं, बंजर होने के प्रमुख कारण हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 उनसे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हटाना, ये उसका प्रमुख कारण नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाता है बिल्कुल सही। चलिए लास्ट वन क्वेश्चन क्या बचा है आपका। आजकल लोग अधिक से अधिक व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग करने लगे हैं, इस गतिविधि का प्रभाव निम्न में से कौन सा होगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है। हवा में छोटे कणों में बढ़ोतरी हो रही है, या प्राकृतिक संसाधनों में कमी हो रही है, या ध्वनि स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, या उपरोक्त सभी। क्या है इसका कारण कि अगर अधिक वाहनों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्यों?
क्योंकि परिवहन के लिए अधिक व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग यदि हम करते हैं तो हवा में अधिक प्रदूषण हो जाता है। जो गैसें होती है वो वैशिली हो जाती है, जहरीली हो जाती है। हवा में फैले हुए कण जो है वो हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन हमारे सांस के थ्रू हमारे लंग्स तक चले जाते हैं और फिर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, बीमारी आती है। तो यह वर्तमान जैविक ईंधनों के स्तर को कम करता है। इस कारण क्या हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही होंगे। आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में बेशक बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखते हूँ सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।